Assalamualaikum, good morning. सुबह गुड बखैर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, एक बात, जी जब इंसान बिल्कुल ठीक अच्छी सेहत में हो, बड़ी अच्छी हेल्थ जा रही हो, लेकिन एकदम से कोई ख़राबी हो, जैसे आजकल मुझे हुआ है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, तो बड़ा ही अफसोस भी होता है और लगता है कि पूरी मेहनत जो थी ना वो आपकी सेहत को ठीक करने में और अपने आप को प्रॉपर रखने में, वो सब कुछ ज़ाया हो जाती है लिटरली एक दिन में। मतलब इंसान बीमार होता है तो उसको बिल्कुल पता चल जाता है कि व्हाट डिफरेंसेस, और उसके बाद डेस्परेटली आप ट्राई करते हैं कि आप ठीक देखिए, हो। जान है तो जहान है ना। So दुनिया right. में कोई भी चीज़ आप इंजॉय नहीं कर सकते if you're not सेहत well. का नेमुल बदल आपकी नहीं हो सकती। इसलिए जो आपकी आज सेहत है, अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें एंड लिव इन दैट मोमेंट। लेकिन ये भी आने वाले 10 सालों में आप शायद ये सेहत एंजॉय ना कर रहे हों और आपको रिग्रेट्स हों कि आपको हमने तब क्यों नहीं ये रियलाइज सब भी कुछ नहीं किया। होता जब तक वो ऊपर नीचे वाला सीन ना हो ना, आपको रियलाइज भी नहीं होता जब तक थोड़ी सी बीमारी ना आए, फिर ज़रा ज़्यादा रियलाइजेशन होती है कि व्हाट अ नेमत इट इज़। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट, लेकिन लिटरली काम हो, खाना हो, लोगों से मिलना हो, you don't enjoy anything if you're not 100% well. Absolutely. तो सेहत का ख्याल रखना बहुत खैर, ज़रूरी इस है। दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं Yes, कि please. जो बीमार हैं अल्लाह मियां उनको जल्द सेहत याब करे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, उनको ठीक कर दे और अपना ख्याल रखें। जनरली इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी। बाय द वे, कल रात मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो उसके बाद मैं खत्म बस हो देख के सो गया था कि बस अब देख लेंगे सुबह उठ के जो हुआ, और फिर सुबह जब देखा तो वही हुआ जिसकी तवक्को थी। कोई खास पेशरफ्त हो नहीं सकी। साहब तो कह रहे थे कि जरा पेशरफ्त हुई है, कुछ बातों पे इत्तेफाक हो गया है। वैसे जिन बातों का वो तस्करा कर रहे थे वो इतनी कोई रॉकेट साइंस थी भी नहीं। वैसे पेशरफ्त हुई क्या है? डिसीजन ये हुई है जो पहले ही पता था। मतलब डिसीजन जो अग्रीमेंट में थे सारे, वो ये थे कि ये सारों का इलेक्शंस जो हैं सारे सूबों में एक साथ ही होने चाहिए, पूरे मुल्क में बेसिकली इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। येस, इन प्रिंसिपल एवरीबडी वाज ऑलरेडी अग्रीड ऑन दैट, लेकिन जो बिगर क्वेश्चन था कि कब होने चाहिए वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो फ़ायदा फिर हाँ, सो वो जो थे ना कि इत्तेफाक हो गया है इस बात पे कि एक साथ इंतखाबात हों। भाई मोतरज़ तो पहले भी नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब ये तो नहीं कह रहे थे नहीं एक साथ नहीं होने चाहिए। Exactly. एक साथ हो जाएं तो अच्छी बात है। अब कब होने का ही रौला था, रौला है और रौला रहेगा अपेरेंटली। और हुआ क्या ज़रा बता देते हैं आपको। अच्छा जी, आपको बता देते हैं। बिल्कुल, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन इलेक्शन की तारीख क्या होगी, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, इस पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ, जिस तरह हम आपको बता ही रहे हैं। और हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के दरमियान कल बातचीत का तीसरा राउंड जो है इस्लामाबाद में हुआ, और बातचीत इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। मतलब ये बातें हमें तब अच्छी लगती हैं जब कोई कंसेंसस हो, जब लिटरली तब ही उठें जब सब कुछ ठीक हो चुका हो, भी खुशगवार तो खुशगवार एग्जैक्टली, वरना आप खुशगवार माहौल में मिले हमें उसका क्या फ़ायदा। एनीवे, हुकूमती टीम के सरबरा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में अगर दोनों जानिब से इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिकली मुजाहिरा होता रहा तो मज़ीद मुस्बत नतीजा सामने आएगा इंशाल्लाह। हमारा आज तीसरा राउंड था और दो पहले जो हमारे राउंड्स हुए उसमें दो नशिस्तें हुई, तो वर्चुअली आज 5वीं नशिस्त थी। तो काफ़ी तफसील के साथ दोनों साइड्स ने बड़े मुस्बत तरीके से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया, और उसकी जो नेट आउटकम है वो मेरे नज़दीक पॉजिटिव है। एक तो इस चीज़ पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए, और एक सूबे में या दो सूबों में अलहदा इलेक्शन और बाकी नेशनल असम्बली में और बाकी दो सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे, वो उसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। दूसरी जो मुस्बत उसमें आउटकम है वो ये है कि जब भी जो भी डेट तयन होगी उस दिन जो इलेक्शंस होंगे पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें होंगी। अब तीसरा जो मेन और जो एक पॉइंट है वो ये है कि डेट का तयन, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों, और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं।
जिस पे उसमें कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। इसहाक डार साहब की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। मेरा ख्याल है कि वो इसको ज़रा शुगर कोट कर रहे थे। खैर, उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए जो उन्होंने भी गालिबन रखी हुई है। ज़राए से ये भी पता लगा है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा कराएगी, उसके बाद ही हो सकते हैं। खैर, तब क्या होगा तब ही देखेंगे। इसहाक डार के बाद PTI की तरफ से मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी बात करने आए। उन्होंने भी तस्दीक की कि एक दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि उनकी जमात 14 मई को पंजाब के इंतखाबात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। अब ये देखिए ना, एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हो गया है, हाँ, तो लेकिन मई की आज 3 तारीख है और 14 मई को हम, मतलब एक ही दिन पूरे मुल्क में 14 मई को इंतखाबात हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एंड फॉर वंस कैन एवरीबडी, लाइक जब भी मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं, जो जिन बातों पे एग्रीमेंट हो रही है उस पे तो अटल रहे ना। अब निकल के इस किस्म की स्टेटमेंट देना 14 मई वाली, तो फिर कंफ्यूजन फैलाने वाली बात है। भाई, इस बात पे तो आपने इत्तफाक़े राय और आपने एग्रीमेंट की कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त होने चाहिए, तो व्हाई देन यू आर टॉकिंग अबाउट 14 मई को पूरे मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते ना, फिर ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन उनका ये इसरार था ना कि 14 मई को बाकी मुल्क की इलेक्शन असेंबलियां तोड़ दी उन्होंने जाएं। खुद क्या कहा पहले वो देखते हैं। चलें देख लेते हैं। इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो। और कौमी तफाक़े राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया। PDM और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। सो केयर टेकर सेटअप की ख्वाहिश क्या है? ये आईनी तकाजा नहीं है केयर टेकर सेटअप। और वैसे भी पूरे मुल्क में इंतखाबात होना ही सबके मफाद में है एक साथ, ये भी सबको मालूम ही है। खैर, मुज़ाकराती कमरे से बाहर का माहौल देखा जाए तो बातचीत की कामयाबी के इम्कानात कम ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात करने वाले अगर बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं तो हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मायूस ना हो। दे आर काइंड ऑफ इन द मिडल। अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें और इनकी बातें भी सुने तो पुरुम्मीद भी हैं और इतने कोई जिसको कहते हैं ना नेगेटिविटी या मायूसी भी आपको नज़र नहीं आ रही। लगता है कि शायद दे माइट कम टू हुकूमती टीम खासी लाडीडा थी वैसे। व्हाट इज लाडीडा? लाडीडा होता है। लाडीडा जैसे जो हम डिमांड करेंगे और हम नहीं, उन्होंने बात करें तो ठीक हो जाएगा। क्वाइट सैटिस्फाइड। लाडीडा मतलब आपको लगा कि वो बच्चे नहीं करते, आप हाथों में हाथ डाल के लाडीडा करते जा रहे होते हैं। तो आपके कहने का मतलब है हुकूमती टीम जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव लग रही थी कि उनके शाह साहब जरा बुझे लग रहे थे। अब वो हुकूमती टीम तो नहीं है ना शाह साहब। हाँ, क्योंकि शाह साहब और फवाद चौधरी तो पहले ये कह चुके थे कि भाई ये आखिरी दौर होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिरी दौर होगा, क्योंकि इसहाक डार तो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में मज़ीद लचक का मुजाहरा किया जाएगा तो फिर बातचीत हो जाएगी तय। अब वो आने वाले दिन कब आएंगे? का एक और चीज़ मैं, बिकॉज अभी हम दिखा रहे हैं उनको, तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी रेयर मोमेंट फॉर शाह साहब जब बड़े मुहतात नजर आए, क्योंकि जो लिखा हुआ था ना एग्जैक्टली वही पढ़ रहे थे, वरना वो कभी पेपर को खातिर में नहीं लाते। एंड ही सेज यू नो व्हाट ही हैज टू से एंड ही इज सो आर्टिकुलेट एंड ही इज वेरी एलोक्वेंट, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, यू आर राइट। लेकिन आज उनको इस तरह देखते हुए कि वो लिटरली पेपर से ही पढ़ रहे थे तो बड़े मुहतात भी नजर आए एंड वेरी केयरफुल कि मैं कहीं भी कुछ ऐसी चीज ना कहूं कि PTI के सदर अगर चौधरी परवेज इलाही
साथ होते हैं इन मुज़ाकरात में। तो आपको क्या लगता है मुझे ज्यादा लगता मजा है कि आता? कोई पेशरफ्त हो सकती थी फिर। तब ज्यादा लाडीडा हो सकता नहीं था। मतलब हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लेते, क्योंकि वो तो माहिर हैं इन चीज़ों के, आपको पता ही है ना चौधरी बिरादरान। बिल्कुल, लेकिन वो इस वक्त जरा अपने आप को उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि फिर उनके घर भी फिर बैठते हैं ना फवाद चौधरी और चौधरी परवेज इलाही वैसे बाय द वे साथ व्हाट बैठते। बिकेम ऑफ दैट नाइट अटैक जो उनके घर पे हुआ था, व्हिच वाज वेरी वेरी रॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनीवे चले नेक्स्ट, अब जरा सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग्स हैं उसके हवाले से भी आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आपको पता है ना, इस पे अमल दरामद तो रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी कल समाअत भी हुई थी, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है जरा हम आपको अपडेट इसका करते हैं। खुलासा पेश करना इतना चाहेंगे। भी खुलासा आसान नहीं है अल्फाज वैसे में। इतना खुलासा नहीं है, खुलासा इज रियली सपोज्ड टू बी वेरी थोड़ा सा ब्रीफली, बहुत लंबी कार्रवाई थी, उसका इतना ही खुलासा बन सकता Okay, था। let's ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़ खुद नोटिस और बेंच तश्कील देने के इख्तियारात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अच्छा जी, हो गई। अब समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने की। जो कहा जा रहा था कि अदालत एक्ट को एक दो समाअत में उड़ा कर रख देगी, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि अदालत ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बिल पर अमल रोकने का अपना हुक्म इम्तना बरकरार भी रखा। अदालत की तरफ से सवालात होते रहे, आखिर इसे एक्ट बनाने का मकसद क्या है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदलिया के माहौल को भी आलूदा कर दिया है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अच्छा, और उसके बाद जी चीफ जस्टिस ने कहा जब तक किसी जज के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो इसकी कोई हैसियत नहीं होती। बाद में चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि हम दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत जो है वो 8 मई को करेंगे। तो ये अपना ही इख्तियार नहीं है, मतलब ताहयात मुकर्रर ना करें रेफरेंस समाअत के लिए, बेशक, तो फिर तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी कभी भी। दरखास्तें तो आई हुई हैं ना। साथ ही आपको बताएं कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजरल बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया और इस मामले पर पार्लियामेंट में सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया। ख्वाजा आसिफ शदीद गुस्से में आए। अच्छा, बड़े गुस्से में थे और बहुत कुछ कह रहे थे। अब एग्जैक्टली क्या कह रहे थे ये आप देखें। आज कल ये सामने वाला जो हमारे हमसाए में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं। एक नहीं 100 दफा प्रोसीडिंग्स दें। हम आवाम के वोटों से आते हैं, हमारी कोई चीज जो है पोशीदा नहीं होती, जरूर दें उनको। हमें एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया। दोबारा क्या वही बेंच कंटिन्यू कर लिया गया। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है कि जिनका पहले कहा गया वो रिक्यूज कर लिया, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा दिया और उनसे 3-2 का फैसला करवाया गया। आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजें। इस तरह नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। मैं फिर तीसरी दफा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाउस कमेटी बनाएं और ये तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए ताकि हमारी नई जनरेशन को पता लगे कि इनकी क्या तारीख है। हमारी तारीख तो आप सबके सामने है, असी तो कोई नहीं लुकाया छुपाया था। हम जाते हैं, जो हमें भूल गई होती है हमें आवाम याद करा देती है कि तुम्हारी यह औकात है। हमें आवाम याद कराते हैं, अपने वोटर याद करा देते हैं कि तो आपकी ये औकात है। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। 1947 से लेके अब तक इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसका जो है वो हमारे सामने हिसाब पेश किया जाए। यहां पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, एक हाउस कमेटी बनाई जाए। सो जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, अदलिया से हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले। ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से केस की समाअत हुई। एक कानून बना ही ना हो और कानून बनने से पहले ही उसके इतलाक को रोक दिया जाए, तो ये उन फ़राइज़ से और उन इख्तियारात से
एक तजावुज़ की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है कि जहां पे पार्लियामान का कानून साजी का एक इख्तियार है, तो हम ये समझते हैं कि ये गैर आइनी भी है और इसको एक आइनी हदूद के अंदर रहकर इस मामले को आगे चलाना चाहिए था। ये दोहरा निज़ाम अदल जिसमें पार्लियामान पर कदगन है मगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सहूलत है, ये इस मुल्क में चल नहीं सकता। ये भी गुफ्तगू आपने सुन ली। तहरीक इंसाफ भी खामोश न रही। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट की हिफायत पर खुलकर सामने आया और नून लीग पर ताक ताक कर वार किए। मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान भी किया, सड़कों पर आने की धमकी भी दी और क्या कुछ कहा है देख लें। मरियम नवाज ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मज़ाहिर नकवी साहब को, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को एक मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर है। ये तमाम कैंपेन सिर्फ एक मकसद के तहत हो रही है, जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, हसन नवाज की, हुसैन नवाज की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई। 2023 का एनआरओ है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। हमें वीडियोस के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जजेस की वीडियोस भी वो मरियम नवाज ला सकती हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आप आइन और कानून के ऊपर खड़े होकर फैसला दें। इम्प्लीमेंट कराना पाकिस्तान के लोगों का काम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया। और साथ ही इलेक्शन जल्द कराने की बात हो या मुख्तलिफ अदालती फैसले, पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तनाव पहले से जारी था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट ने टकराव के इस माहौल को मजीद तकवीत बख्शी है और नून लीग खुलेआम, आपको पता है कि जजेस पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगा रही है। मरीम नवाज ने 2 दिन पहले ये तक कह दिया कि इमरान खान जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सिलेक्ट होना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के अल्फाज हैं, पॉलिटिशियन इन रोब्स। ये खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। नवाज शरीफ साहब आराम से बैठकर मकाफात अमल देख रहे हैं। इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ऐसे इल्जामात क्यों लगा रही है? सीनियर तज्जियाकार रीमा उमर ने इस पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। ये इलेक्शंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले से एक कहानी चल रही है पाकिस्तान में और मेरा ख्याल है उसको हमें अब एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब कहानी एलिना बहुत मुख्तलिफ हमारी तारीख के हिस्से वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सब अग्री करेंगे कि नवाज शरीफ की पैनामा में जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब वो जब पैनामा में डिस्क्वालिफिकेशन हुई तब चीफ जस्टिस कौन थे? साकिब निसार थे। उन्होंने बेंच बनाया। बेंच में कौन थे? जस्टिस खोसा थे, जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस एजाज अफजल खान थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे जो मॉनिटरिंग जज भी थे। अब आगे नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हो गए, सवाल उठा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत कितनी है। अब वो जो बेंच बना जिसने डिटरमिन किया कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, उसमें कौन थे जजेस? जस्टिस साकिब निसार थे, जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस सजाद अली शाह थे। फिर सवाल उठा कि नवाज शरीफ तो अहम फैसले कर रहे हैं, टिकट्स दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टी हेड रह सकते हैं नून लीग के कि नहीं? कानून में इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। बेंच कौन सा बना? चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके साथ जस्टिस बंदयाल थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। इसी वक्त 2017 दिसंबर में मेरा ख्याल है हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब के लिए भी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली और उसमें यही सवाल था कि मिस डिक्लेरेशन हुई है बनी गाला प्रॉपर्टी के लिए। अब उसमें बेंच कौन बना रीना, आप गेस कर सकती हैं? जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, जस्टिस बंदयाल थे और उनके साथ जस्टिस फैसल अरब थे। आगे आ जाइए, अब डैम फंड भी बना था। डैम फंड में चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम तो बहुत आता है, उनके साथ अलीना 4 मेंबर बेंच था। जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। फिर अलीना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जजमेंट आती है, उसमें भी चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मियां खेल और मंदोखेल थे। ये एक यूनानिमस जजमेंट थी। इसके बाद हमने देखा
पीटीआई का जो धरना था उस पे एक पिटिशन गई कि उनको अलाउ किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। कौन था बेंच में? जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू आया कि पीटीआई ने तो इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट की है, जहां पे इजाजत मिली वहां पे अपना धरना नहीं किया। उस बेंच पे कौन था? चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे और जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, लेकिन उन्होंने डिसेंट किया। उन्होंने कहा अभी बुलाया जाए इमरान खान साहब को। अलीना, बहुत से और फैसले हैं। फिर हमारे पास एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की में ये सवाल उठा कि क्या 63A के तहत अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट जाता है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसमें बेंच कौन बना? जस्टिस बंदयाल थे, उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे। उन्होंने एक तरफ फैसला किया, जस्टिस मियां खेल और मंदोखेल ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सिलसिला अलीना चलता चला जा रहा है। अब भी हम देखते हैं वही बेंचेस बनते हैं, वही लोग हैं जिनके नाम आपको 2017 से अब तक तसलसल से नजर आते हैं। और अलीना, बहुत से जजेस हैं जो 2014-15 से सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो हमें नजर ही नहीं आते। रीमा, मैं तो लिखने में घबरा गया। आपने तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है ज़बानी याद किया हुआ है सारा कुछ। वंडरफुल, और इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि इस पे मजीद अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट उसने बता दी है रीमा ने। वैसे लेकिन आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की बात है तो लीगी रहनुमा जो है ना वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर अदालत ने इसे गैर आईनी करार देकर ख़त्म किया तो पार्लियामेंट जो है वो दोबारा पास कर देगी। मतलब ये रेडी बैठे हुए हैं कि हम दोबारा कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। अब तक मैं जो हूँ ना, वो जो बेंचेस की तश्कील का मामला रीमा ने हमें समझाया है ना, उसी में मैं फंस कर रह गया हूँ। उसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये जब चीज़ें लिखी जाएंगी तो तारीख़ में इस किस्म के मामला पहले भी जो आज याद किए जाते हैं, किन अल्फाज में उन्हें याद रखा जाता है, वो भी सबके सामने। और तारीख़ में आइंदा इन मामला को कैसे याद रखा जाएगा, दिस इज ऑल इन द रिकॉर्ड, सो इफ यू वांट टू गो थ्रू इट तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कल क्या हुआ इस पे ज़रा तफसीली बात हम करना चाहेंगे। हसन रज़ा पाशा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया हसन। हसन, बताइएगा, अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना बरकरार है, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा फिल वक्त तो मुस्तरद हो गई है, जबकि ये भी कहा गया कि अदलिया को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल को भी, पाकिस्तान बार को भी नोटिस जारी किया गया था। इस कार्रवाई को मजमूई तौर पर आप क्या समझते हैं? क्या नुक्ता नज़र है पाकिस्तान बार का इस कार्रवाई पर अब तक जो हुई है? कल नोटिस इशू हुआ हमें और हम गए थे, वहाँ जाके हमने अपना मुद्दा बयान किया और इस रोशनी में जो हमारा कोयटा कन्वेंशन हुआ, ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन, उसमें जो करारदादें हमने मंजूर की थी उनके तहत हमने ऑनरेबल बेंच को ये कहा कि आप अगर पहले 7 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दें तो ये हमारा एक मुतालबा है। दूसरा मुतालबा ये है कि इस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ मुल्क की 6 बार काउंसिल्स ने रेफरेंस फाइल कर रखे हैं जो कि अभी पेंडिंग है। तो ये बेहतर होगा कि अगर वो इसमें शामिल ना हो। तो उस पे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इसको किसी की ख्वाहिश पे बेंच जो है वो बना नहीं सकते और ना ही जो है वो कोई जज इस बुनियाद पे बाहर निकाला जा सकता है कि उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस है, चूँकि जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स होती रहती हैं। ये उनके बेंच का जो है वो जवाब था। अच्छा बादशाह साहब, ये भी बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस ने ये भी करार दिया कि जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। तो ये स्टेटमेंट है उनकी। पाकिस्तान बार ने भी इस हवाले से रेफरेंस फाइल किया हुआ है। तो आपको क्या महसूस हुआ कि इस रेफरेंस पर कोई पेशरफ्त होगी? देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जब से ये बनी है पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने रेफरेंस फाइल किया। इससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल नहीं किया। दिस इज़ हिस्ट्री।
तो हम समझते हैं कि हमारे इस रेफरेंस को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी हैं लॉयर्स फ्रेटर्निटी की थ्रू आउट पाकिस्तान, तो उसमें इतना सब्सटेंस है, ख़ास तौर पे ऑडियो लीक्स और फिर असासाजात के हवाले से, तो उसको ब्रश असाइड करना या उसको इतनी वेटेज ना देना, उसको ना सुनना, उसकी सुनवाई के लिए डेट मुकर्रर ना करना, इस पे हमें तशवीश है और हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी देने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से अपेरेंटली इशाइया भी दिया गया। दावत में सुप्रीम कोर्ट के 15 में से एक्चुअली 14 जजेस ने शिरकत की और सीनियर तरीन जज जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है, काजी फैज़ ईसा साहब, ये इशाइये में नहीं आए। तो ईद के बाद वैसे तो हमेशा ही रिवायत है ये इशाइया होना चीफ जस्टिस की तरफ से, लेकिन अब जो माहौल है, आपको लगता है कि जजेस के दरमियान जो तनाव है इसमें कमी हो सकती है किसी तौर? देखिए, ये एक फैमिली फ़न फेयर या गेट टुगेदर तो हो सकता है और अच्छी रवायत है, इस रवायत को बरकरार रहना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि अगर आपने ऑफिशियल कोई गुफ्तगू करनी है या कोई मामलात सेटल करने हैं, तो उसके लिए हमारी तजवीज़ उस वक्त भी यही थी जो पहली प्रोसीडिंग्स थी इलेक्शन वाले मैटर में। हमने ये कहा था कि आप अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बना सकते तो कम अज़ कम फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, अपने तमाम मामलात वहाँ पे रखें, कथारसिस हो, एक दूसरे से गिले शिकवे हैं वो दूर हो, ताकि ये जो बातें बाहर आ रही हैं जजेस के दरमियान तनाव की, तफरीक की या तज़ाद की, तो ये कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए, इससे इदारे को नुकसान है। तो उस वक्त भी आप ये देखें कि 2.5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, अभी तक कोई फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं हुई, जो कि ज़रूरी है। इससे कथारसिस होता है, इससे एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होते हैं, फिर किसी जज को ख़त नहीं लिखना पड़ता अपनी बात सुनाने के लिए। तो ये जो आजकल ख़त्तो किताबत का सिलसिला जारी है, ये भी ख़त्म हो जाता अगर मिल बैठ के ये मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ चलाएँ तो। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ अच्छा, मौजूद थे। बेसिक कंसेंसस सारों का यही है, जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, कुछ भी हो, मिल बैठ के जब बातें करेंगे तो फिर ही कोई मसलों का हल निकलेगा। नॉट ऑलवेज दो, मतलब वो भी हमने देख लिया है, लेकिन कहा यही जाता है कि जब बातें कर लें और कन्वर्सेशन एक स्टार्ट हो, डायलॉग एक स्टार्ट हो। ये भी तजवीज़ गलत नहीं है मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से जो आ रही है कि भाई आप सियासतदानों को तो कह रहे हैं कि आपस में बैठ के मामला तय कर लें, ज़रा ख़ुद भी आपस में बैठ के मामला तय कर लें। मतलब दैट इज़, कोई भी कॉन्फ्रंटेशन हो किसी भी सिचुएशन में, तो आपस में बैठ के ही बात हो तो चांस निकल सकता है आगे। मैंने अभी ट्विटर पे एक विजुअल देखा जिसमें अबरारुल हक गालिबन कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसमें अपनी तरफ से वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इमरान खान पीछे से बैठ के अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पैथेटिक, इट्स क्रिंज, थोड़ी सी क्रिंजी सी फीलिंग हुई बहुत से लेवल्स पे, जैसे कि इब्रार आपको क्या हो गया है, मतलब यू यूज्ड टू बी ऑलराइट। अब नहीं, इब्रार को अकेले थोड़ी हुआ है, सारों को ही हुआ है एक साथ, काफ़ी ये अरसे फोबिया से तो। हुआ है। और दूसरा ये, व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ समबडीज उर्दू? आपको पता है कि खान साहब के अपने 2 बेटे हैं जो अंग्रेज़ हैं, तो कभी उनसे उर्दू सुनने की कोशिश करें, तो लिहाजा उस तरफ क्यों जाना जो कि आगे से भी शायद यही बात निकले। सो डोंट डू दैट। एनीवे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इस पे हमने बात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यूँ तो पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें तहरीर व तकरीर और सहाफ़ती आज़ादी पर यकीन रखने के दावेदार हैं, बड़ी 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 दावेदार हैं, लेकिन अमली तौर आप पर तो और भी ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं देखने में आता। फ्रीडम नेटवर्क की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 साल के दौरान सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स पर हमलों में सालाना 60% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इस्लामाबाद को सहाफ़त के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शहर करार दिया गया। 56% वाक़यात इस्लामाबाद ही में पेश आए। फ्रीडम नेटवर्क की एक ऐसी ही रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2022 के दरमियान 53 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पाकिस्तान को आज़ादी सहाफ़त के एतबार से दुनिया के 180 ममालिक में 157वें नंबर पर रखा है। मतलब अगर ग्रेडिंग हो रही होती ना तो ये F होता।
ये बिल्कुल फेल वाली ग्रेडिंग है अगर आप देखा जाए। इस पे हम जरा बात करेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, अभी पूरे स्टैट्स हमने बताए हैं और ख़ास तौर पे अगर हम इसी की बात कर लें कि जो धमकियां हैं, धमकियां और सहाफ़ियों को जो एक थ्रेटन किया जाता है, तो 60% इजाफा हुआ है और मज़ीद भी बात बढ़ रही है। अब जो भी हुकूमत आती है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, बहुत से बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता और वो देख रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या कहेंगे इस पे, ये किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, आज आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त है और फ्रीडम नेटवर्क की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन शहर है, जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और जो पिछले साल फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट थी, पिछले साल की रिपोर्ट में भी इस्लामाबाद ही को सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन शहर करार दिया गया था। और अगर आप इस रिपोर्ट पे ज़रा गौर करें तो दूसरा जो ख़तरनाक तरीन जो इलाका है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए वो सूबा पंजाब है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और तीसरे नंबर पे सिंध आता है। अब इसमें एक मामला जो है वो बड़ा काबिल गौर है आप लोगों के लिए, वो ये है कि कौमी असम्बली और सिंध असम्बली जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर कर चुकी है, लेकिन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर होने के बावजूद ये कानून जो है इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ना तो अभी तक एक भी सहाफ़ी जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल से उसको फ़ायदा हुआ है कौमी असम्बली के बिल से, और ना ही किसी सहाफ़ी को सिंध असम्बली के बिल से हुआ है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। और दूसरी बात यह है कि हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आज़ादी जो है उसके लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक गैर एलानिया सेंसरशिप है, और पहले तो सेंसरशिप थी ना कि एक फ़ौजी डिक्टेटर जो है वो सेंसरशिप लगा देता था। अब सेंसरशिप की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम जो हैं वो आपके इर्द गिर्द नाचती हुई नज़र आती हैं। कहीं को पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ख़वातीन सहाफ़ियों की ट्रोलिंग शुरू कर देती है, कहीं कोई जो एक इंटरेस्ट ग्रुप है वो सोशल मीडिया पे आपकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है, और वो जो पाबंदियां लगती हैं आप पे या आप पर हमला होता है उसका जिक्र तो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में वाकई बड़ी तफसील से मौजूद है। लेकिन ये जो अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है ना, गैर एलानिया सेंसरशिप, ये है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। और ये मसला इसलिए हल नहीं हो रहा कि ना तो हमारी पार्लियामेंट आज़ाद है और ना ही जुडिशरी आज़ाद है। देखिए ना, पार्लियामेंट ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर किए हुए भी 2-3 साल हो गए हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। और मिसाल दूं कि जुडिशरी कितनी आज़ाद है, तो अरशद शरीफ का जो मर्डर केस है वो आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने उस पर नोटिस लिया, और उस पर क्या हुआ, अब आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त है और अभी तक अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है उसकी अभी प्रोसीडिंग जो है ना लोअर कोर्ट्स में अभी सिर्फ शुरू हुई है, अभी बस शुरू हुई है। और आप देखें पिछले साल उसका मर्डर हुआ था, और अभी तक जो उनकी वालदा हैं और उनकी जो अहलियाँ हैं वो अपनी मर्ज़ी की FIR भी दर्ज करवाने में कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए जब तक पार्लियामेंट और जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी तो सहाफ़ियों की आज़ादी भी जो है वो महफूज नहीं है। अच्छा, हर तरफ से प्रेशर है ना, एक रियासती जबर भी है, अगवा हैं, गुमशुदगियाँ हैं, फिर अगर कोई ट्रोल्स हैं तो वो सोशल मीडिया हरासमेंट शुरू कर देते हैं, हुकूमतें पे का ऑर्डिनेंस ले आती हैं फिर जिनको अदालतों के ज़रिए वापस लिया जाता है। संजीदा कोशिश तो किसी तरफ से नहीं हो रही सहाफ़त की आज़ादी को यकीनी बनाने की। देखिए, इसमें मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सहाफ़त की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन सहाफ़त की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना तो सहाफ़ी मुत्तहिद हैं, ना तो सहाफ़ी तंजीमें मुत्तहिद हैं, और ना ही जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अंदर कोई इश्तराक अमल नज़र आता है। अब जो भी हुकूमत में आता है ना वो सहाफ़त की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश करता है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे साथ खड़े होके जो है नारे लगाते हैं, हमारे जलसे जुलूसों में भी आते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी,
इन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का एक्ट है, जिसको हम पीका एक्ट कहते हैं, इन्होंने इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वो नाफिज किया। उस वक्त इनको समझाने की कोशिश की, इनकी मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए मत करो, ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमें गैर मुल्की एजेंट करार दिया। और फिर पीका एक्ट जब नाफिज हुआ तो वो सहाफ़ियों के खिलाफ तो इस्तेमाल होना ही था, तो मुस्लिम लीग नून वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ। फिर आ गई जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आजकल जो है ना इमरान खान साहब बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं आज़ादी सहाफ़त के। तो जब ये पिछले साल हुकूमत में थे तो इन्होंने वो जो मुस्लिम लीग नून का जो पीका का जो एक्ट था उसको मज़ीद सख्त किया और उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम पे नाफिज करने की कोशिश की। पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 उसका नाम था। और फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके तो उसके खिलाफ स्टे लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हमें रिलीफ दिया। और अब उसके बाद ये दोबारा PDM की हुकूमत आ गई। अब सुन लें ये क्या कर रहे हैं। वजारत दाखिला जो है, इस हुकूमत की वजारत दाखिला, वो हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं। इस हुकूमत की वजारत दाखिला ने एक नया कानून जो है उसका ड्राफ्ट बना के वजारत कानून को भेजा है। और वो पता है क्या है कि आप अगर किसी रियासती इदारे पे तनकीद करते हैं तो बग़ैर वारंट के आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है और आपको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। ये चाहते हैं कि ये कानून इस असम्बली से पास हो जाए। वो तो क्योंकि अब हुकूमत और पार्लियामेंट जो है उसकी लड़ाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी बचत हो गई है। इनकी लड़ाई से कुछ अगर फ़ायदा हुआ है ना किसी को, तो वो पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हुआ है। ये आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से ये ड्रैकोनियन लॉ जो है ये उसको नाफिज करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियां और इनके इत्तेहादी ये हम सहाफ़ियों के लिए बहुत ही बुरे हैं, ये सारे के सारे। क्योंकि जब ये हुकूमत में आते हैं ना तो इनकी कोशिश होती है ऐसा कानून बनाओ कि इनकी जो है ना आवाज़ जो है ना ये यहाँ हलक से बाहर ना आए। और उसकी मैंने आपको मिसालें दे दी हैं, सबूत आपके सामने रख दिए हैं। और इनसे गुजारिश ये है कि भाई रहम करो हम पे। बड़ा ज़बरदस्त आपने तकाबली जायज़ा पेश किया है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद मीर साहब। सो दावे सब करते हैं लेकिन बस दावे ही करते हैं। और जब भी कोई बरसर इक़्तिदार में आता है, जब भी कोई किसी को ताकत मिलती है, जब भी कोई कुर्सी पर बराजमान होता है, तो अपने तमाम दावों को बाला ताक रखते हुए सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की कोशिश करता हो, चाहे ये हो, इससे पहले वाले हों या फिर उससे पहले वाले हों। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे पास हैं और एक पर्सपेक्टिव मज़हर साहब से भी लेते हैं। मज़हर साहब, अभी आप ये कॉन्वर्सेशन सुन ही रहे होंगे कि फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमले धमकियों में 60% इजाफा हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें होती हैं। हर हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ के दावे बहुत करती है, लेकिन शायद अमली तौर पर करना कुछ भूल जाती है या इंटेंशन नहीं होती। होता क्या है फिर? देखिए, पाकिस्तान में सहाफ़ी भी गैर महफूज है, सहाफ़त भी गैर महफूज है। और सहाफ़त जो गैर महफूज है वो सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से गैर महफूज नहीं है, वो सिर्फ रियासती इदारों की वजह से महफूज नहीं है, बल्कि हमने इदारों के अंदर भी वो जो एडिटोरियल का माहौल होता है वो ख़त्म कर दिया है, एडिटर्स ख़त्म कर दिए हैं हमने। और एक बड़ा जो इस वक्त मीडिया पे एक बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है वो क्रेडिबिलिटी का आ रहा है, वो एक मॉरल वैक्यूम का आ रहा है। मीडिया पॉलिटिकली डिवाइडेड है, एक पॉलिटिकली डिवाइडेड और जो है मीडिया जो है, और जहां उसमें इख्तलाफ भी हो, डिवाइडेड हाउस हो, उसके लिए बड़ा चैलेंज है। याद रखें, जो सोशल मीडिया का चैलेंज है वो 2 तरह का है। सोशल मीडिया एक बहुत ही मौसर ज़रिया है इज़हार राय का, लेकिन उसके अंदर कोई एडिटोरियल कंटेंट नहीं होता, उसके अंदर कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता। और अनएडिटेड जो मीडिया है वो बहुत डेंजरस भी होता है। वो इंफॉर्मेशन का एक फ़्लो है, लाखों की तादाद में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको बेइंतहा जो है वो ट्रेंड्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ट्रेंड जो हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है या डिसइंफॉर्मेशन है। तो आज के जो मीडिया का चैलेंज है वो सिर्फ रियासती हमलों की वजह से ही नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत की ब्लैक लॉस की वजह से नहीं है। वो चैलेंजेस हैं और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन आज का चैलेंज ये है कि सहाफ़ी मारा जाता है,
कत्ल किया जाता है और उसको उसके अहले खाना को इंसाफ नहीं मिलता और किसी भी लेवल पर इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान में किसी भी सहाफ़ी के कत्ल का कातिल को सज़ा नहीं हुई, जिनको हुई वो भी बरी हो गए। तो पाकिस्तान में जो सहाफ़त को ख़तरात हैं वो बैरूनी भी हैं और अंदरूनी भी हैं। बैरूनी से मुराद ये कि वो स्टेट एक्टर्स भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, और अंदरूनी जो ख़तरात ये हैं कि उसकी लाइफ सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं, उसकी जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं, उसके जो है सैलरीज़ के इश्यूज़ भी हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। और कॉन्फ्लिक्ट में जब आप किसी सहाफ़ी को भेजते हैं, ना उसकी ट्रेनिंग होती है, ना उसकी इंश्योरेंस होती है, ना वो रेगुलर एम्प्लॉई होता है, ऐसे में जब वो मार दिया जाता है तो हम ये तहकीक नहीं करते कि अगर यहाँ एक ट्रेन जर्नलिस्ट होता तो शायद अपने आप को सेव कर सकता था। यहाँ अगर इंश्योर्ड जर्नलिस्ट होता तो उसके अहले खाना को ऑटोमेटिकली एक बड़ी इंश्योरेंस मिल जाती। इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये हमले जो सहाफ़त पर हो रहे हैं, 60% हों, 50% हों, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। किसी साल में सहाफ़ियों पर हमलों की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा ही होता जा रहा है। ये मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सोचना पड़ेगा और इनके लिए जब तक आप एक मुश्तरका और मुत्तहिद स्ट्रगल नहीं करेंगे, इन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता बड़ा रहेगा। अहम पहलू आपने मज़े से साथ उजागर किया है कि कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में अगर ट्रेनिंग हो जर्नलिस्ट के पास तो वो अपने आप को महफूज रख सकता है, और इंश्योरेंस जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल है। खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो एटलीस्ट उसके बच्चे, उसके घर वाले तो दरबदर तो नहीं होंगे, फिर भी अच्छा वो सेफ तो होंगे। तो ये तो इदारों को भी सोचना वैसे तो मीडिया अंडर प्रेशर ऑलमोस्ट हर मुल्क में ही होता है, दिस इज दैट काइंड ऑफ अ जॉब, लेकिन पाकिस्तान का एक अलग कुछ और है, कुछ अलग ही है। अच्छा भाई, क्रिकेट की दुनिया में बड़ी गहमा गहमी है तो सोचा आपको ज़रा अपडेट करते हैं कि इस तमाम चीज़ों का एक ही साथ जिक्र कर लेते हैं। पहले तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे होगा आज कराची में, और शाहीनों को 5 मैचेस की सीरीज़ अपने नाम करने के लिए मजीद एक और कामयाबी दरकार है। 2 मैचेस हम पहले जीत चुके हैं, ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं, और अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस जीतकर क्लीन स्वीप करता है तो वनडे रैंकिंग में हम आ जाएंगे पहली पोजीशन हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ दूसरी बात आपको बता दें, एशिया कप की मेज़बानी के मामले पर भी अब तक कंफ्यूजन जो है ना वो बरकरार है बिल्कुल। और एक तरफ पीसीबी की गैर वाज़ेह हिकमत अमली से भारत ने एशिया कप को 5 मुल्की टूर्नामेंट से तब्दील करने की मंसूबाबंदी तैयार कर हाँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है जी, भारत एशिया कप श्रीलंका में कराने की मंसूबाबंदी भी कर रहा है। भारत की ये चालाकियां अपनी जगह, लेकिन इस सब का बड़ा सबसे बड़ा क्रिकेट का क्या है जी, ब्रांड इनका अपना IPL जो है वो भी इन दिनों खूब तनाज़ात का शिकार है। इंडियन प्रीमियर लीग में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के साथ मायूस कुन रवैयों का इंकशाफ हुआ है। क्या हो रहा होगा वैसे, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को इंडियन प्रीमियर लीग में नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी पाकिस्तान में सीरीज छोड़कर भारत में लीग क्रिकेट खेलने के लिए हुआ वैसे ठीक ही है आपके साथ, मतलब एग्जैक्टली मतलब छोड़ के उधर जा रहे हो, लेकिन वो भी सुन रहे होंगे और वो हमारे मेहमान है तो हमें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चले गए हैं मतलब वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पे उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा। अच्छा जी, और विराट कोहली और गौतम गंभीर और वो जो नवीन उल हक हैं उनकी लड़ाई कल हमने आपको दिखाई थी ना, उसके भी चर्चे अब तक हो रहे हैं। और इत्तलात ये हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर पर मैच फीस का 100% जबकि नवीन उल हक पर 50% जुर्माना आयद किया जाएगा। इससे पहले ये भी खबरें आई थी कि बेसिक फैक्टर होगा, वरना पैसों से इनको कोई आपको पता फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह IPL फ्रेंचाइज ने इंग्लैंड के 6 क्रिकेटर्स को रिटायरमेंट लेकर मुस्तकिल तौर पर फ्रेंचाइज का हिस्सा बनने की ऑफर दी है। कमाल आइडियाज़ है वैसे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी कौम में। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, वैसे तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो आज मैच है उस पर भी हम बात कर सकते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन आज एशिया कप पे पहले आप ऐसी क्या बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है सारे टूर्नामेंट को शायद श्रीलंका ले जाए, कुछ आप अंदर की बात बताएं। जी हाँ बिल्कुल, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में यही आइडिया फ्लोट किया गया है कि अगर श्रीलंका में एशिया कप शिफ्ट हो जाए तो पाकिस्तान होस्ट तो रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पूरे पैसे मिलेंगे। तो भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है नजम सेठी साहब का, वो नाकाम हो जाए और एशिया कप पाकिस्तान में ना हो। लेकिन आज अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही दावे कर रहा है कि एशिया कप को हम पाकिस्तान में लाएंगे
अगर भारत अपने मैच पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता तो भारत के मैच हम न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन जो इत्तलात हैं, जिस तरह इंडिया प्रेशर बिल्ड कर रहा है, क्योंकि एक एक करके जो एशियन कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं। इवन अफगानिस्तान, जिसको पिछले दिनों पाकिस्तान ने रमजान के फर्स्ट वीक में T20 सीरीज दी, अच्छा खासा रेवेन्यू अफगान क्रिकेट बोर्ड ने कमाया। सुना है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड का झुकाव जो है वो भी अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ हो रहा है। तो लग ये रहा है कि फाइनली पाकिस्तान जो है इस जंग में कहीं अकेला ना रह जाए, लेकिन पाकिस्तान के पास आखिरी कार्ड है जो वो खेल सकता है कि पाकिस्तान ने जो थ्रेट की हुई है कि भाई अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन काफी बिल्कुल खामोशी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन अगले महीने जून में आईसीसी की जो एनुअल मीटिंग है उसी के दौरान कहा यह जा रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी मीटिंग होना है। वहां पर मेरे ख्याल अगले 4 से 5 वीक में ये बात क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जरा सिचुएशन पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। अच्छा, हमारे लिए मुश्किल है तो हमने थोड़ा रियलिस्टिक भी होकर सोचना है। हम आपको पहले भी पता है, नजम सेठी साहब पर्टिकुलरली आते हैं, कोई ना कोई आड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। हमें अपना पेट्रियाटिज्म बड़ा अजीज़ है, लेकिन हमें हक़ाइक़ भी मद्देनज़र रखने हैं। तो क्या हल निकल सकता है पाकिस्तान के लिए इस सब में? अच्छे बड़े बड़े बयानात या बढ़ के मारना तो हम सब बड़े इम्प्रेस भी होते हैं, अच्छा भी लगता है उसे हमें सुनकर, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उनके जॉइंट होने को भी मद्देनज़र रखना होगा। देखिए वो सब ठीक है अब्दुल्ला, इंडिया जाइंट है, इंडिया के स्पॉन्सर्स जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सारी कंपनीज इंडियन है। सारा पैसा जो ब्रॉडकास्टर्स में भी लगा हुआ है वो इंडियन कंपनीज का है। लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान में इस साल एशिया कप नहीं होता तो फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगी। तो अब कहीं ना कहीं तो हमें भी स्टैंड लेना है। लेकिन आईसीसी के रेवेन्यू जो है जिससे हमारी पूरे साल की क्रिकेट चलती है वो भी अरबों रुपए है। तो अगर आईसीसी वो रेवेन्यू पाकिस्तान उससे महरूम हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट कौन चलाएगा? ये जो मौज मस्तियां, अगर आप देखें कि इस वक्त कराची में जो आज वनडे इंटरनेशनल होना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आधा हेडक्वार्टर जो है वो कराची में मौजूद है। अब आप नेशनल स्टेडियम में अगर आपसे थोड़ी देर बाद चले जाए तो हर पीसीबी के अफसर के पास अलग गाड़ी होगी, 5 स्टार होटलों में ठहरे हुए, 5 स्टार लग्जरी इसीलिए एंजॉय कर रहे हैं कि आईसीसी से बहुत बड़ी ग्रांट जो है वो सालाना आती है। तो पीसीबी की अपनी मौज मस्तियां, लेकिन नजम सेठी साहब कुछ इंटरनल भी उनके मसाइल हैं। सुना है कि बरतानिया जाने वाले हैं इलाज के लिए, वहाँ पर बड़े मियाँ साहब जो हैं उनसे भी उनकी मुलाकात जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि पीसीबी में इंटरनल मसाइल भी हैं। आपको पता है कि पीसीबी ने मैनेजमेंट कमेटी तो बना दी, लेकिन पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड फॉर्म नहीं हो सका। 1 महीने की मजीद एक्सटेंशन मिनिस्ट्री ने दी हुई है। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरनल मसाइल हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं हम बहुत ही कुछ इंटरनल मसाइल हैं जिसके लिए लंदन भी इनको जाना पड़ रहा है। चलें छोड़ दें इस चीज़ को, लेट्स टॉक अबाउट द मैच टुडे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का ज़बरदस्त पाकिस्तान प्ले कर रहा है और अगर आज जीत गया तो सीरीज़ हमारे नाम। कोई चेंजेस आप देखते हैं करने चाहिए या फिर जिस तरह चल रहा है वो परफेक्ट है? नहीं हुमा, मेरे हिसाब से 1-2 चेंजेस तो होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करते हैं, रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल हमारी टीम सुपीरियर है न्यूजीलैंड के मुकाबले में। न्यूजीलैंड के तो 9 मेन प्लेयर नहीं आए हुए। तो हमने पिछले मैच में शाहीन शादाब को ड्रॉप किया। मेरे ख्याल में अगर वो आज का मैच खेलते हैं तो मजीद 2 प्लेयरों को रेस्ट दे दें। 2 अभी मोहम्मद वसीम जूनियर बाहर बैठे हुए, एहसानुल्लाह जो हैं उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं की, उनको बॉलिंग दे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे टॉप 4 तो परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। फखर जमान ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, इमाम परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक हैं, सलमान अली आगा हैं, शादाब खान हैं। मेरे ख्याल में इनमें से अगर एक आध को ऊपर भेजकर ट्राई करें कि हमारी बाकी बैटिंग में कितना दमखम है, कहीं हमें आगे चलकर इनकी जरूरत पड़ गई तो हमारे ये बैट्समैन जो हैं
ये इस कैंपेन में पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे। लेकिन आज अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान आज का मैच जीत जाए तो 12 साल में ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतेगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में 5 वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से जीती है, जिनमें से कराची में जनवरी में अगर आपको याद हो 2-1 से पाकिस्तान एक सीरीज हारा हुआ है, एक वनडे सीरीज ड्रॉ हुई है। जितने तजर्बे करने हैं वैसे हमें तीसरे के बात करने चाहिए, क्योंकि हम ये तारीख बनाना चाहेंगे जिसका आप अभी तस्करा कर रहे हैं। भट्टी साहब, आप कह रहे थे ना 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं नहीं, तो वो ज़्यादातर तो हैं IPL के लिए दस्तयाब। अब वहाँ पे सुना है कि उनके साथ कोई नारावा सलूक भी हो रहा है, फिर IPL के आ सकते हैं वो फिर IPL के अपने झगड़े भी चल रहे हैं, उस पर क्या खबरें हैं आपके पास अंदर की? देखिए, इतने पैसे अब्दुल्ला मिल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कि शायद जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि पूरे साल के लिए भारतीय फ्रेंचाइजीज जो हैं वो चाहती हैं कि प्लेयर्स को अपने कंट्रोल में कर लें। तो वो तो वहाँ भी जिस तरह हमारे PCB के अफसरान यहाँ पर लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बिल्कुल उनको मैचेस नहीं मिल रहे। लेकिन इतना पैसा वो साल में कमाकर न्यूजीलैंड चले जाएंगे कि वो न्यूजीलैंड की तरफ से नेशनल टीम की तरफ से खेलकर इतना पैसा कमा नहीं सकते। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग झगड़ा हुआ है गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान, क्योंकि गौतम गंभीर आपको पता है कि BJP से उनका ताल्लुक है और वो भी वहाँ पे एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस जमाने वो क्रिकेट खेलते थे, आपको याद होगा फेमस शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर का एक कानपुर के वनडे में झगड़ा हुआ था, बड़े बदतमीज मशहूर थे। लेकिन वो अपने सबसे पॉपुलर और मोस्ट जो सीजन प्लेयर हैं विराट कोहली, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। रिटायरमेंट के बावजूद गौतम गंभीर का जो BJP वाला एक हमें दबंग अंदाज नजर आ रहा है। लेकिन वो आपने सही कहा कि उन पर 100% जुर्माना तो आयद हो गया, लेकिन ये जुर्माने तो फ्रेंचाइजीज पे कर देंगी। लेकिन नवीन उल हक, अगर आपको याद हो कि ये श्रीलंका प्रीमियर लीग में एक बार शोएब मलिक के साथ भी लड़े थे, तो ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी बदतमीज खिलाड़ी मशहूर हैं। तो इंडियन क्रिकेट की काफी सुर्खी हुई है इस वाकये से जो गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान हुआ है। लेकिन वही है कि भारत को असर पड़ना नहीं है, उनकी क्रिकेट में रावी चैन लिख रहा है। जब आप अमीर होना तो फिर सुबह की उतनी फील नहीं होती। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने वैसे हमें कहानियां सुनाई हैं, मज़ा आया है। आज का मैच तो हो ही जाएगा, लेकिन हम ये बैकग्राउंड सुनना चाहते थे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। थैंक यू। तो ये IPL जो है ना, मतलब क्रिकेट तो एक तरफ, ये और चीज़ों के लिए वैसे भी हमेशा से ही मशहूर था, लेकिन अब तो ज़रा लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ भी हो रही हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, एक इशू जिस पे हमने कल तस्करा किया, जिस पर बात की थी, और हम कितनी दफ़ा इस बात का दुख मनाएं या कितनी दफ़ा इसको डिस्कस करें या कब ये तवक्को करें कि वाक़यात होना बंद हो जाएंगे। कराची में खुले नाले में एक और जान चली गई, एक बच्चा गिरकर जाँ बहक हुआ था। मौत के कुएं हैं, खुले नाले क्या कहें, कभी कोई ख़ानदान इसमें जाकर गिरता है, कभी मासूम बच्चे गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल सवारों को लिटरली नाले में गिरने के वाक़यात मामूल से बन चुके हैं। मतलब इतने बड़े बड़े नाले हैं, अब इसको ज़रा इमेजिन करें कि पूरी मोटरसाइकिल गिर के अंदर गायब हो जाए और पता भी ना चले कि अच्छा जी, औरंगी टाउन के इलाके ग्लोबल स्कूल के करीब पेश आया वाक़या, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को अंदाज़ा ही नहीं हुआ, जिस पर वो महज कचरा समझकर गुजरने की कोशिश कर रहा था, वहाँ नाला बह रहा था। मतलब इतनी गंदगी। देखिए, आपको देखा ही हुआ है, हम सारों ने, ये कोई पाकिस्तान में जो रहते हैं दे नो दिस, कि वो नाले के ऊपर, पानी के ऊपर इतना कचरा पड़ा होता है कि वो इट लुक्स लाइक ए रोड। हालांकि हु वुड वांट टू पास थ्रू दैट गंद ऑल्सो, लेकिन कोई और रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप समझते हैं कि आप उसमें से भी गुजर जाएंगे, बट एक्चुअली नीचे पानी है। 12 घंटे की तलाश के बाद बच्चे की लाश निकाली गई। बच्चा लापता हो गया था। सिंध हुकूमत को 15 साल होने को आए हैं, लेकिन कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक उस लेवल तक नहीं लाया जा सका जिसका ये शहर मुतकाजी और मुतलाशी है। और अब लिटरली, अब मैं कहता हूँ 15वें या 14वें साल में ऐसा लग रहा है कि इस शहर पे तवज्जो देना शुरू की है। जैसे कि बसेस वगैरह आई हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो रहा है। इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट, सो अब तो हंगामी बुनियादों पर ये तो सारी बात है कि हम पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वाई आर यू वेटिंग कि हम जैसे लोग या फिर जो भी आवाम है वो आपको पॉइंट आउट करते रहें, आपको डायरेक्ट करते रहें कि जी भी इसको ठीक करो, फिर आप ठीक करेंगे।
किसी के बताने की जरूरत नहीं है, इनिशिएटिव आपकी तरफ से होना चाहिए। वैसे बहुत ही देर से ख्याल आया, बहुत ही देर से ख्याल आया, लेकिन अगर अब आया है तो अपनी तमाम तमन्नाइयाँ इस शहर की बेहतरी के लिए सर्व करनी चाहिए। अभी इसी पे बात कर लेते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, मतलब कितने वाक़यात हो चुके हैं अब तक? कोई हिसाब किताब हमने लगाया है? कितने लोगों की जान जा चुकी है इस तरह से नालों और मैन होल्स में गिर कर? जी देखिए, अगर हम सिर्फ इसी चीज़ से हिसाब लगा लें कि 2020 से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर 2021 में हुई, 22 में, हर साल बारिश होती हैं। जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जो मुतलका इदारे हैं वो काम करते हुए दिखाई नहीं देते। उसके बाद इस तरह के हादसा रिपोर्ट होते। जो गुज़िश्ता रात वाक़या पेश आया, 12 घंटे बाद जो डेड बॉडी मिली, अगर हम 12 घंटे से पहले के वक्त को देखें तो कोई रेस्क्यू इदारा वहाँ पहुँचा नहीं था, किसी ने उसको तलाश नहीं किया था। जो रेस्क्यू टीमें रज़ाकाराना तौर पर वहाँ पहुँचती हैं, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमें इस चीज़ को बाकायदा तौर पर समझना चाहिए। लोग उन पर एग्रेसिव हो जाते हैं। ईदी के रज़ाकार पहुँचते हैं, ईदी के वो वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स हैं, उनका ये काम नहीं है, उनके पास वो वसाइल नहीं है। हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्या लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं, क्या हैवी मशीनरी लगाई गई है? मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि अगर गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया, जो 12 घंटे बाद बच्चे की लाश मिली है, वहाँ हैवी मशीनरी लगाई जाती, नाले की सफाई की हुई होती पहले से, तो शायद ये वाक़या पेश नहीं आता। क्योंकि नाले की और उस रोड की जो सरफेस है, जब मैंने वहाँ जाके विज़िट किया तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये दोनों सरफेस क्या एक बराबर ही हैं, क्या ये नाला है या नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन, और सिर्फ ये उस स्पॉट की नहीं है जहाँ ये वाक़या पेश आया, ये औरंगी टाउन के बेशतर ऐसे जो सेक्टर्स हैं उनमें इसी तरह की कंडीशन हैं। 2022 में भी आपको याद होगा कि एक वाक़या पेश आया था, शादमान के नाले के अंदर एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली गिर गई थी। उस फैमिली का जो बच्चा है, उसका आज तक पता नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ गया, उसकी लाश नहीं मिली थी। तो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। वक्ती तौर पर जो है वो ऐलानात कर दिए जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये दावा किया जाता है कि रेस्क्यू 1122 जो है उसको मुतारिफ करवा दी गई। लेकिन उनका ये काम, काशिफ सियासत नहीं चमका इस शहर पे। मतलब आपको याद है वो क्रेने लेकर पहुंचे होते थे अली जैदी एंड कंपनी, और उसके बाद ये सिंध गवर्नमेंट अपने दावे करती थी कि हमने सारे नाले साफ कर दिए। पीटीआई वाले अपने दावे करते थे कि भाई नालों की सफाई तो हमने करा दी है। अच्छा काशिफ, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये नाले अगर साफ भी हों और अगर अंदर कोई गिर भी जाए, रेस्क्यू एफर्ट कितना मुश्किल। अगर गंदे नाले के अंदर से किसी को ढूंढना हो तो गिरते ही बंदा ख़त्म ही हो जाएगा, बिकॉज वो इतने थिक होते हैं, इतने गंद से भरे होते हैं। कुछ विजन भी नहीं होती कि कोई आप देख लें कि कहीं किधर जाना है। इज इट सो? इस किस्म के नाले हैं, बहुत बड़े बड़े नाले हैं, बहुत बड़े बड़े नाले, और उनका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। मोटर बाइक के अंदर जाके आप ये देखिए कि ऊपर की सरफेस तो कचरे से ढकी हुई होती है, हम उसी को देखकर गंदगी जाहिर कर देते हैं कि नाला शायद इतना गहरा नहीं होगा। नाला बहुत ज्यादा गहरा होता है, उसके साथ साथ उसका फ्लो बहुत ज्यादा तेज होता है। माजी में भी दावे किए गए कि नालों की सफाई कर दी गई। आप आज भी मेरे साथ चले, कराची के जितने बड़े नाले हैं उनमें गंदगी मौजूद है। उनकी बाउंड्री वॉल जो हैं, दावा किया गया था कि बाउंड्री वॉल चले यही बना दें। उनकी साइड की जो आबादियाँ हैं उनका ख्याल करते हुए अगर उनकी बाउंड्री वॉल मुकम्मल तौर पर बना दी जाए तो शायद इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ना हो। वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मुतलका इदारे मुतारिक नहीं होते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 24 घंटे बाद अगर इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट होता है तो हमारे पास तो कोई रेस्क्यू की ऐसी सर्विस मौजूद नहीं है, तो हम नेवी की रेस्क्यू सर्विस को कहते हैं, वो भी 2 से ढाई घंटे बाद वहाँ पहुँचती है। जो हमारी 1122 है वो अब फाइनली अल्लाह करके एम्बुलेंसें मौजूद हैं उसकी, उसमें सिर्फ एम्बुलेंसें ही हैं, उसमें और कोई सर्विस नहीं है। उसमें एम्बुलेंसेस हैं और फायर ब्रिगेड के अमले के लिए 2 गाड़ियाँ उनको दी गई हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग भी वैसी नहीं है। बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि हमारा कोस्टल शहर है, अगर कोई डूब जाए कहीं भी तो कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। नेवी की सर्विसेज हम लेते हैं, लेकिन उनको भी ताखीर का सामना होता है। उनकी टीम को भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वो एक सिस्टम है ना पूरा। जाहिर है नेवी की सर्विसेज इस तरह सिविलियंस के लिए तो अवेलेबल नहीं है, वो इस काम के लिए डेफिनेटली नहीं है। अच्छा, हम फायर ब्रिगेड से भी ये काम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि बड़े नाले के अंदर कोई बच्चा अगर डूब गया है तो फायर ब्रिगेड भी वहाँ पहुँचे, तो लेकिन ये काम फायर ब्रिगेड का भी नहीं है। मुतलका इदारे जो हैं उनका ये काम बनता है कि वो इसके लिए एक टीम डिप्लॉयड करे। अगर इस तरह काम है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट का काम है जो बचाने का काम करे, क्योंकि जिसका तो काम नहीं है और वो भी नाले में जाए तो उसको भी तो खतरा है ना, क्योंकि ही इज नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। अच्छा, अभी तो काशिफ फिर बारिशें आ जाएंगी। जाहिर है अभी बारिशों का एक स्पेल हुआ है, बाय द एंड ऑफ जून मैक्सिमम दोबारा मानसून शुरू हो जाएगा, प्री मानसून शुरू हो जाएगा। अगर नालों का ये हाल है और अभी तो कोई ऐसा लग रहा है इरादा भी नहीं है इनकी सफाई का।
बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखना फिर दोबारा से जब बारिशें पीक पर होंगी उससे 2 से 3 दिन पहले जो है याद आएगा, कर दिया नाले जाएगा साफ करने। कि सफाई का काम शुरू कर दिया गया। गंदगी 100% ऐसा ही नाले से निकाल के जो सड़कों पर रख दी जाएगी, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं मतलब निकलेगा। अभी हम ये आपको बता रहे हैं और देखिए, एक और काशिफ भी आई सवाल, गेस क्योंकि- बता सकते हैं विजुअल्स के जरिए बेहतर, अगर हम पूरे शहर के नालों का अभी से हिसाब लगाएं कि इट इज टाइम कि इनकी सफाई शुरू इट इज करें। टाइम, बट कैन आई जस्ट पॉइंट इट आउट कि कुछ इलाके हैं यहाँ कराची में, और काशिफ आपको पता होगा जैसे डीएचए का बहुत बड़ा है, तो वहाँ उखड़ी हुई हैं सारी रोड्स, अगर देखें तो वो नाले ही रिपेयर हो रहे हैं। नहीं, वो बन रहे हैं, नया ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है बिकॉज दैट एरिया डिड नॉट हैव एनी ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली। पिछले साल जो डीएचए का हाल हुआ पूरा वो आप डूबा लोगों को भी था। पता है, वो भी हमसे It was- दीगर इलाकों से ज़्यादा जो है वो तबाह हुआ था उसमें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और हमने इसका Thank you, जिक्र भी काशिफ, किया था। for being काशिफ with बहुत us. बहुत शुक्रिया। सो ये है जी प्रेजेंट स्टेटस जो हमारे शहर का। पाकिस्तान में आपको पता है थिएटर की तरवीज के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल, जिसे हम पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची कहते हैं, बड़ा ही जोरों शोर से काम बड़े अरसे से जारी और रखे हुए बहुत सी चीज़ों में, बड़े एवेन्यूज़ में। इनफैक्ट आपको शायद ये नहीं पता और हमने शायद आपको बताया नहीं होगा कि ये जो पाकिस्तान कराची आर्ट्स काउंसिल है, इसकी 4 अकेडमीज़ हैं। 4 अकेडमीज़ हैं, तो डिफरेंट जॉनराज में वो सारे काम करते हैं। अच्छा जी, एक नई वर्कशॉप और ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी बड़े ज़बरदस्त आजकल क्या उसे कहते हैं, बस कर रहे हैं ना एक्सचेंज प्रोग्राम। स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप मुनक्किद की जा रही है। 4 हफ्तों पर मुश्तमिल ये वर्कशॉप होगी, जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका से एक आर्टिस्ट आई हैं, फिजिकल थिएटर आर्टिस्ट हैं, हैना गैफ, एंड शी इज हियर एंड शी वुड बी टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू यूज देयर बॉडी। व्हाट शी वुड बी टीचिंग बिफोर वी स्पीक विद हना, ये हमारे साथी हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि वो अदाकारों को स्टेज पर अपने जज्बात का इजहार और बॉडी लैंग्वेज पर मजीद बेहतरी पर ट्रेनिंग देते हैं। मतलब ये बड़ा एक आर्ट फॉर्म है, क्योंकि जब स्टेज पे आप एक्सपोज होते हैं और एक ही टेक होती है। How तो to जो use आपने your body दिखाना है and वो उसी emotions वक्त to tell your story. actually. बहुत ही आला आपने की है। हना हमारे साथ है और साथ है Welcome एहसन to बारी Pakistan and welcome to Geo Pakistan, Hannah Gap. and welcome Ehsan to you as well. Ehsan to you as तो well. एहसन, फर्स्ट वील आस्क एहसन कि इनका बताएं कि इनको भी आपने बुलाया और एग्जैक्टली आप लोगों का क्या करने का आप लोग सोच रहे हैं, कैसे किस तरह ढूंढते हैं train आप कि करें? कोई अच्छा यहाँ से ये शख्स आए और फिर हमें सिखाए? ये बेसिकली बुनियादी तौर पे जो अहमद शाह साहब हैं प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल, उनका जो ब्रॉडर विजन है इन अकेडमीज़ को लेके इन पर्टिकुलर, उसका ही एक जो है ना स्टेप है उसकी तरफ कि बाहर से जो स्पेशलिस्ट हैं म्यूज़िक डांस थिएटर के, वो आर्ट्स काउंसिल आएँ और अकेडमी में इन बच्चों को जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है, इंटरनेशनली ग्लोबली क्या चल रहा है, उनको ज़रा ये एक्सपोजर मिले फर्स्ट हैंड डायरेक्टली स्पेशलिस्ट से। तो ये पहला एक्सचेंज प्रोग्राम है। हना गैफ आई हैं, म्यूज़िक के भी स्पेशलिस्ट इस साल आ रहे हैं, कुछ डांस के भी आ रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसका मकसद ऑफ कोर्स यही है कि एक तो हमारा कनेक्शन ग्लोबल वर्ल्ड से बढ़े, इन बच्चों के एक्सचेंज प्रोग्राम्स अगले स्टेज के अंदर ये बच्चे भी जाना शुरू करेंगे, इनको भी हम भेजेंगे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने अच्छा, के तो ये लिए। पूरा आना जाना लगा रहेगा। Hannah, you are a physical theatre artist, and let's be honest, we are hearing this term for the very first time. Physical theatre artist. We always say theatre artist. So how do you differentiate a theatre artist with a physical theatre artist? As in, would you kindly explain this to us? Yes, of course. So obviously, an actor is always in their body. But when we talk about physical theater, it's with an emphasis on how we use our body to share our emotions, to tell a story, and by doing so, to be more full as an actor on stage. So we'll still use text, but our whole body is speaking the text. Right. So आप डायलॉग्स पर तो इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं। ट्रांसलेट फर्स्ट। सो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जिस्म से, अपने हाथों के इशारों से, अपने चेहरे के तासुरात से बता रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये शायद आपको बोलने की जरूरत भी ना पड़े और आपकी बॉडी लैंग्वेज बताए कि आप सैड हैं या बहुत खुश हैं, कहते हैं ना कुछ भी ना कहा और कह भी गए। वाह वाह वाह, मतलब वो तो एक नेचुरल टैलेंट ये एक्चुअली यही बात है। We think that actors have this natural inbuilt talent where they give their emotion and all, but this is an art form where you can learn without even speaking. Audience can tell what this character is trying to emote. Is that right? They could, yes. So that our bodies naturally respond when we have an emotion, when we have a thought. Our thoughts are connected. So yes, without text, we could tell whole stories. I mean, you can think about the old silent movies, mime. Where the eyes would be very expressive, the use of hands would be a lot more. The whole body, everything's bigger. Physical comedy, the Charlie Chaplin. A little exaggerated too.
Sometimes, yeah. I mean, if you're speaking without words, you have to be very clear and specific. And theatre is anyways exaggerated when it comes to emoting something physically. And Hannah, does this only include your body movements, or you use other mediums like dance or maybe puppetry to tell your story? Is that also a part of physical theatre? Yes, physical theater is a very broad term for and holds many different art forms. So puppetry, clowning. My theater company in the U.S., we use martial arts, dance, gestures, which like big physical gestures to tell stories, to create character. So it holds a lot. And how has the experience been with the students here? Are they receptive to your teachings? Is there a language barrier as well, or theatre actually, you know, there is no language barrier in theatre anywhere you go? We expect that actually. Well, the beautiful thing about teaching physical theater is that my life work is telling stories with my body and communicating through body language. So of course there's a language barrier, but in terms of the work that I do in the teaching, I think there's a lot that can be absorbed even without understanding. But you know, the students are wonderful, and sometimes they translate for me. And Hannah, to have a better understanding, like if I want to say that, all right, I'm having a great time here. For instance, let's talk about you. We're assuming that you are having a great time here in Pakistan. We hope that you are. On theatre, if you are teaching your students how to emote that, what would you tell them? So happiness maybe, or just using your hands and movements. Can you please demonstrate a little for us? Sure. Well, I like to teach using through experience. So one exercise I will lead is asking students to, you know, okay, what is it like? Let's start to be joyful. Let's be happy. Maybe laugh a little. Like we'll start at a low level and then it gets bigger. And as it gets bigger, what are you noticing happens in your body as you start to laugh? And they'll say, well, my chest opens. My head comes up. My arms, you know, I start to be more open. Etc. And it's, you know, it's different. The eyes become brighter. Eyes become brighter. The world, you take more in. अगर आप Hannah का close-up देखें तो this change in expression is very evident in her face as अभी वो हमें सिर्फ बता रही है कि वो किस तरह से खा रही है, You're just explaining that, and we So could see Hannah, the does change that on your mean that expressions. you can actually draw out any emotion from inside you according to the demand of the character or whatever it is? So if you are sad, or if you are supposed to act clownish, or you know, or very serious, if you're a politician or whatever your role might be, you can draw that from within? That's a great question. I would say yes, of course. And That's the quality of a great artist. Yes, but that is what you're teaching precisely. There are multiple ways into that. I mean, in Stanislavski, which is a theater method, it's very psychological, and so you find your emotion, your character by remembering times that you were sad. Yeah. And so you're thinking. And in the physical theater, you're noticing what the body does when you're sad. It comes in, your eyes come down. And as you do those things, you actually can feel the emotion. And the audience sees the truth of that emotion. And for me, it's easier to come in that way than to think, okay, I'm sad now. What was it like when I'm sad? I mean, you have to tap into a memory, maybe, to get there. That's what you're saying. That's kind of the Stanislavski theater training method. And then I'm saying physical theater, we kind of come in through the body. So अगर आप अपनी बॉडी को इस हिसाब से ढाल लें, अगर आपने उदास कोई कैरेक्टर प्ले करना है, तो जिस तरह आपकी बॉडी उदास, जिस तरह आप दिखते हैं, नज़र आते हैं, अगर आप अपने आप को उस तरह कर लेंगे तो आप अंदर से महसूस भी करना शुरू कर देंगे. This is vice versa basically. Interesting. So at times हमें लगता है ना कि if we feel something from inside, from within, then our body would emote it. This is the actual reverse of it. अच्छा, इस सारी ट्रेनिंग का जो हना कराएंगी to the students, where are you taking it? What's the end result of it? क्या प्रोडक्ट आप लोग? और इसमें सिर्फ आपके रजिस्टर्ड बच्चे जो हैं वही सीख सकते हैं, इनसे और भी कुछ लोग? अच्छा, रजिस्टर्ड बच्चों के लिए तो ये पूरे महीने का है, लेकिन साथ साथ हम कम्युनिटी आउटरीच भी कर रहे हैं. आपको पता है हम यूथ फेस्टिवल्स भी करते हैं, तो हमारा एक बड़ा डाटाबेस है हमारे पास. हम कॉलेजेस भी इनको लेकर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस, ताकि वो बच्चे जिनको तो ज़िंदगी में शायद कभी एक्सेस नहीं मिला होगा इस तरह के आर्ट का,
उनको भी एक्सपोज ज़रा हम करें कि ब्रीफली थोड़ा सा कि एक्सप्रेशंस ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो हमने जज्बात दबा के ही रखते हैं, ये एक बड़ा अहम काम है जो हम करना चाहते हैं कि उनको हम ज़रा बताएं एक्सप्रेस करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो सिर्फ इसका एक थिएटरिकल और एजुकेशनल पर्पस, थिएटरिकल तो है, एजुकेशनल पर्पस भी है कि हम ओपन वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं वीकडेज के अंदर, मंडेज को हम करेंगे और ये आर्ट्स काउंसिल की पेज पे सब जाके जो है जो भी लोग सुन रहे हैं, बच्चे हैं, नोबी और एवरीवन हु इज लिसनिंग, वो जाके इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो आएँ, ये गाइड थ्रू करेंगी, वहाँ पर हम वर्कशॉप करेंगे और गेट टुगेदर भी है, मीटअप भी है। तो उसमें इसी पे फोकस है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना जो है ना वो आज के दौर में खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। बहाना इज हियर फ्रॉम द मतलब यूएस, इस इतना 15 मिनट की कन्वर्सेशन में मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनकी क्लास जाके ले। हाँ, क्योंकि ये अदरवाइज आप आई फील लाइक अटेंडिंग वन ऑफ योर क्लासेस ऑन। एंड कैन आई जस्ट यू नो से इन कंक्लूजन के इनबिल्ट टैलेंट तो होता ही है और बड़े कम पाकिस्तान में मौके होते हैं कि आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से सीख सकें। सो दिस इज वन ऑफ दोस। I mean, this is a great opportunity. I would also like to emphasize on the fact कि ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल से तारीख में पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब ने तमाम अपनी फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको एक जगह जमा कर दिए। पहले मैंने कभी होते हुए पाकिस्तान में सर पाकिस्तान के किसी इदारे में वो सब कुछ नहीं होता जो आर्ट्स काउंसिल कराची में होता है। टॉप ऑफ द टॉप लोग जितने भी हैं, म्यूजिक के, डांस के, थिएटर के, एजुकेशनिस्ट हैं, और आर्ट्स काउंसिल में भी इससे पहले सब कुछ नहीं होता था। ये अहमद शाह साहब की मेहनत है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। आई होप कि काम इसी तरह चलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई होप यू एंजॉय योर स्टे इन पाकिस्तान एंड एहसन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये सब कुछ आप इनकी वेबसाइट से, फेसबुक पेज वगैरह से आप देख सकते हैं। हमने आपको ये बताना है कि महकमा खुराक फ्लावर मिल्स मालिकान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। वैसे इसका हमें पता बहुत पहले लग गया था। बलूचिस्तान के बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आज से सिंध में मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया है। गंदम ना मिलने की वजह से पंजाब की आधी फ्लावर मिल्स पहले ही बंद हो चुकी हैं। सो ये सारा मामला है। इसी पे बात करते हैं कि सिंध में आज से फिर ऐलान हो गया तो किस तरह से टैकल करना है। वज़ीर इत्तलात रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, अब सिंध बलोचिस्तान के बाद एक्चुअली सिंध में भी फ्लावर मिल्स ने काम बंद करने का ऐलान कर दिया। मामला क्यों आखिर इस नहज तक पहुँचे हैं? आज भी जो फूड मिनिस्टर साहब थे उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और उन्होंने ये बताया है कि डेफिनेटली जब ये क्राइसिस आए थे पूरे, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की हुई है और गवर्नमेंट का ने जिस रेट पर प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की हुई है उसमें उसकी वजह से इस बार जो है बम्पर क्रॉप हुई है और अभी तक जो टारगेट था सिंध गवर्नमेंट का उसमें से 50% टारगेट जो है सिंध गवर्नमेंट का वो अचीव हो चुका है प्रोक्योरमेंट का। और बाकी मिनिस्टर साहब ने बताया कि इसी मई के महीने में इंशाल्लाह 100% टारगेट अचीव हो जाएगा। इस बीच में कुछ मिल्स ओनर की डिमांड आ रही थी कि हमें जो प्रोक्योरमेंट है उसमें ये इजाज़त दी जाए कि हम एक शहर से दूसरे शहर में इस गंदम की मूवमेंट की इजाज़त दी जाए। इसमें सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि हम अभी जब तक हमारी प्रोक्योरमेंट हमारे टारगेट अचीव नहीं होते तब तक हम आपको गंदम की मूवमेंट की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इससे गंदम को जो है वो स्मगल होने के चांसेस बहुत हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं और फिर आपकी जो है वो यहाँ शॉर्टेज हो सकती है। तो हमारे गवर्नमेंट का है ही पहली प्रायोरिटी ये है कि स्मगलिंग को रोकें और पहले गवर्नमेंट अपनी प्रोक्योर कर ले ताकि पब्लिक के खाने के लिए वाफर मकदार में मौजूद हो। तो एक ये इनका मसला है, दूसरा कोई इनका रेट्स का इशू है जिसमें गवर्नमेंट उनको बाउंड करेगी कि आप एक इसी कंट्रोल रेट पे ही चलाएं, इससे ज़्यादा रेट्स पर ना चलाएं। अच्छा शर्जील मेमन साहब, इस सूरत हाल से आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे तो शहरियों के लिए आटे की किल्लत पैदा हो जाएगी। पहले हालात जो है इतने कोई ख़ास नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि इस सूरत हाल से कुछ बेहतरी आएगी, कुछ बेहतर हो जाएगा पहले से, ये आपका प्लान है? नहीं जी, इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो फ्लावर मिल वालों से भी राब्ते में है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती और गवर्नमेंट अपने चीज़ों पे भी स्ट्रिक्ट रहेगी, किसी को रियायत भी नहीं दे सकती। मकसद ये है कि मैं आपको फिर वाज़ेह कर दूं कि हमें हर हाल में जो टारगेट है वो अचीव करना है, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारी। मैंने कहा कि 50% प्रोक्योरमेंट हो गए, 50% प्रोक्योरमेंट बाकी है। अगर किसी भी मिल्क ओनर के या किसी की ख्वाहिश है कि जी हम उनको इजाज़त दे दें कि यहाँ से फिर गंदम अफगानिस्तान भी जाए, दूसरे जगहों पर भी जाए, तो वो परमिशन फिलहाल नहीं दी जा सकती। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका शर्जील मेमन साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ। मेरा नाश्ता भी कर रहे थे साथ-साथ, मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी ना, कुछ खा रहे हैं साथ-साथ से बात करते हुए। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी आर गोना सी दुआ करें आज अच्छा मैच और हम इंशाल्लाह जीत जाए। सी यू टुमारो।